क्योंकि ये विषय हरियाणा से जुड़ा नहीं है, ये दिल्ली से या वहाँ जो केंद्रीय उनकी जो भी टीमें हैं खिलाड़ियों की उनसे जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एफआईआर करने के लिए कह दिया है, एफआईआर हो गई है, दिल्ली पुलिस उसकी जांच करेगी। फिर भी जो जिस प्रकार के प्रेशर बनते हैं उस प्रेशर की बजाय बातचीत का अगर रास्ता हो तो बातचीत के रास्ते से चीज़ें हल होती हैं। देख सकते हैं कि पंडित जी के द्वारा उनका यहाँ पर तिलक लगाया जा रहा है और देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा यहाँ पर मौजूद हैं, जिला के अध्यक्ष हैं और तमाम पूर्व विधायक और विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, पदाधिकारी हैं, जिला के सभी जो चेयरमैन है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें करनाल से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यालय का उद्घाटन करने के पश्चात यहां से प्रस्थान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सभी से गुजारिश इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। नमस्कार, मैं हूं विश्वपाल राणा, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज़। जो हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के करनाल जिला कार्यालय से देख पा रहे हैं। आज इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हालांकि अभी जो है हवन यज्ञ चल रहा है, इसके पश्चात मुख्यमंत्री भी हवन यज्ञ में शामिल होंगे और इस जो नया कार्यालय है इसका शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि 1540 गज में ये कार्यालय सेक्टर 9 में बनाया गया है और करीब 2.5 साल में ये कार्यालय बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो भी फहराया जाएगा। जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, पूरी तरह से इस कार्यालय को सजाया गया है और यहाँ पर जानकारी ये दी गई है कि पन्ना प्रमुख से लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री है, उस तक की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 250 लोगों तक के बैठने की व्यवस्था जो है, एक मीटिंग वो यहाँ पर एक हॉल में की जा सकती है। एक ऐसा हॉल है जिसमें 70 से 75 लोग बैठ सकते हैं और 7 कमरे इस कार्यालय में बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कार्यालय का जो शुभारंभ है 19 नवंबर 2020 को किया गया था। इसके पश्चात जो है आज की तारीख में यहाँ पर उद्घाटन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यालय का जो है उद्घाटन करेंगे और काफ़ी संख्या में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो फिलहाल आपने देखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। पूरी तरह से सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो करनाल का कार्यालय है उससे ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हवन यज्ञ जो है चल रहा है। आप पूरे मंत्रोच्चारण के साथ आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जिलाध्यक्ष हैं योगेंद्र राणा और तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे जिलाध्यक्ष से लेकर मीडिया कोऑर्डिनेटर और अन्य जो भी पदाधिकारी है वो यहाँ पर हवन यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। लाइव तस्वीरें करनाल के जिला भाजपा कार्यालय से आप देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं और अभी हवन यज्ञ में यहां पर शामिल होंगे और विधिवत रूप से इस कार्यालय का शुभारंभ आज हो जाएगा। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल से और हवन यज्ञ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हो रहे हैं। उनके साथ गरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे संगठन मंत्री श्री रविंद्र राजू जी उपस्थित है। मैं अपने जिला के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष जी का बहन रेणुबाला गुप्ता जी, महापौर करनाल, उनसे निवेदन है कि वो बुक्के से स्वागत करें और साथ में मोमेंटो और शाल उठाकर स्वागत करें। सभी से निवेदन कि जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये आज बहुत ही खुशी का मौका है कि हमें कितने वर्षों से संघर्ष के बाद
माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, यह कार्यालय निर्माण में ईंटें, बजरी, सरिया और सीमेंट का प्रयोग जरूर हुआ है, लेकिन इस कार्यालय निर्माण में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाएं पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। इस बिल्डिंग में जिस प्रकार से एक हमारे लिए राम मंदिर है, ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए यह राम मंदिर से भी कम नहीं है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं सभी जितने भी कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं और जिनकी लगन और मेहनत से, जिनके योगदान से कार्यालय बना है, उनका भी मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। जिला अध्यक्ष हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। उनकी भी अपनी अपनी पारी रही है, जिनको मैं नीचे सामने बैठे हुए देख रहा हूं। भाई आता हूं, हमारे कार्यालय पहले छोटे थे, लेकिन हमारे सपने बड़े थे। छोटे कार्यालयों में काम करते हुए हमने भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने, ये सपना देखा। छोटे कार्यालयों में काम करते हुए धारा 370 हटे, ये सपना देखा। छोटे कार्यालयों में काम करते हुए भव्य राम मंदिर बने, ये सपना देखा। छोटे कार्यालयों में काम करते हुए बाबा विश्वनाथ का भी किस प्रकार से भव्य जीते हैं। इसलिए आप सबको आनंद आया होगा जब ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया था कि हनुमान जी वैक्सीन लेकर जा रहे हैं। आप सबको आनंद आया होगा जब एक विदेश मंत्री ने कहा कि मैं जब भारत आई हूं तो केवल मैं अकेली नहीं आई, मैत्री वैक्सीन भी मेरे शरीर में आई है। ऐसी शब्दावली जब भारत के बारे में सुनते हैं, जब सुनते हैं दुनिया में कोई विवाद होता है, तो लोग अपेक्षा करते हैं कि भारत अगर बीच में आ जाए, मोदी जी अगर बीच में आ जाए, तो बड़े से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। कभी हम जब काम करते थे स्वदेशी जागरण मंच का, तब दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को सुनते थे, उस महापुरुष को, तब थर्ड वे, तीसरा रास्ता भारत से होकर जाता है। लेकिन आज हम दुनिया को देख रहे हैं कि तीसरा रास्ता अगर कोई दुनिया मानती है जाने का, ना पूंजीवाद में कुछ दम बचा, ना साम्यवाद में कुछ दम बचा। अगर दम बचा है तो एकात्म मानव दर्शन दीनदयाल उपाध्याय के में बचा है। इस पर नरेंद्र मोदी जी और हमारी राज्य सरकारें, हमारे मुख्यमंत्री गण सब चलते हैं। कार्यक्रम जिसमें किसी कार्यालय का, पार्टी कार्यालय का शिलान्यास हो अथवा उद्घाटन हो, वो उस पार्टी के वहां के एरिया के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। क्योंकि पार्टी को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए जहां कार्यकर्ताओं का महत्व है, जहां अपनी कार्य पद्धति का महत्व है, जहां अपने कोष का महत्व है, इसी प्रकार से अपने कार्यालय का भी महत्व है। जब तक कार्यालय नहीं होता तब तक पार्टी कहीं ना कहीं से चलती तो है ही है, लेकिन बहुत से अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। कभी किराए का कार्यालय लेना पड़ता है, कभी कभी किसी कार्यकर्ता के घर से चलना पड़ता है। काम तो चल जाता है, लेकिन एक सामूहिकता की जो कार्यकर्ताओं में भावना आनी चाहिए, वो जब तक अपना कार्यालय नहीं होता तब तक उसमें उतना जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता, उसको आनंद नहीं आता है। अब क्योंकि करनाल के कार्यकर्ताओं का ये अनुभव अभी तक तो अलग अलग जगह पर कार्यालय चलने की परंपरा रही है। सरकार आने के बाद बहुत से काम हमारे सरकारी भवनों से भी चल पड़ते हैं। इससे पहले कभी लक्ष्मी मंदिर से, वहाँ से कार्यालय चलता था। कई बार कार्यकर्ताओं के घरों से भी कार्यालय चलाए हमने किया। लेकिन आज का ये अवसर मैं समझता हूँ उन सब कार्यकर्ताओं की बदौलत, जिन्होंने इच्छा की कि एक अच्छा कार्यालय बनना चाहिए, जिन्होंने उसमें योगदान किया, उन सब के लिए बहुत ही एक सुनहरा ये दिन है कि आज एक अपना कार्यालय आज बना करके, और जिस कार्यालय का नाम कर्ण कमल ये रखा गया है, इस कर्ण कमल नाम में भी अपने आप में एक ताकत है, शक्ति है जो हमको प्रेरणा देगी। पार्टी के कार्यालय का अपना इतिहास, पार्टी के काम का इतिहास, करनाल का हम सब जानते हैं, पुराने कार्यकर्ता जानते हैं। जब कभी
पानीपत और करनाल एक ही जिला होता था। उस समय पुराने कार्यकर्ताओं में बहुत लोग अध्यक्ष रहे। फतेहचंद विज जी का नाम मुझे याद है कि जो उस समय ज्वाइंट जिले के अध्यक्ष होते थे। मुझे लगता है शायद चौधरी शिवराम जी भी कभी जिले के अध्यक्ष रहे उस समय, जन सिंह के समय। उस समय पुराने कार्यकर्ताओं ने खून पसीने से इस पार्टी को चलाया है। जब मैं संगठन मंत्री था उस समय भी कई जिला अध्यक्ष, क्योंकि लगातार 8 साल तक पार्टी का संगठन मंत्री के नाते मैंने जो काम किया, उस समय के जिला अध्यक्ष, बाद में अभी भी सरकार के समय के जिला अध्यक्ष, जो लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के पूरा सहयोग कार्यकर्ताओं का भी लिया, अपने पास से भी किया और पार्टी तो यहाँ तक लेके आए। आज के दिन उनको याद करना बहुत आवश्यक है। मुझे जो याद आ रहे हैं उसमें श्री चेतन दास जी भंडारी, श्री अतर सिंह जी संधू, ब्रिजभूषण जी गुप्ता, राम कुमार जी आर्य, श्री रमेश कश्यप जी, श्रीमती संतोष अत्रेजा जी, श्री जंग बहादुर चौहान जी, श्री अशोक सुखीजा जी, भगवान दास कबीरपंथी जी, जगमोहन आनंद जी और वर्तमान में अपना जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी। कितनी बड़ी लंबी ये कड़ी है। एहसान फरोश नहीं हो सकते कि कोई काम हमने किया है तो उसको हमें कोई श्रेय नहीं देगा या क्रेडिट नहीं देगा। बहुत लाचार आदमी होते हैं। कितनी योजनाएं हमने चलाई हैं। हमने हरियाणा में पिछले 3 महीने पहले दिसंबर 2022 में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए। 12.5 लाख हर जिले में। आप देख लें, हिसाब लगा लें कि 22 जिले हैं तो कितने, कम से कम यानी 5,000 कार्ड, 50,000 कार्ड एक जिले में नए बने हैं। ऐसे लोगों के घरों में आवश्यकता थी। गरीबी वाला पकड़ा जाएगा, टेलीफोन से पकड़ा जाएगा, SMS से पकड़ा जाएगा, व्हाट्सएप ट्विटर से पकड़ा जाएगा, व्हाट्सएप से पकड़ा जाएगा, किसी के सामने अपनी बोर मारते हुए पकड़ा जाएगा। देखो मैंने लगवा दी नौकरी इसकी, वहां पकड़ा जाएगा। आज सबको सहम गए लोग कि इस तरीके से काम नहीं होगा। तो इस प्रकार से मेरा कहना है कि सरकार के साथ पार्टी जब डट के खड़ी होती है, पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होता है, तभी सरकार भी सुचारू ढंग से अपने काम चला सकती है। अन्यथा सरकार को भी काम करने में केवल अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर निर्भर होना पड़ता है। इसलिए इस मुहिम में जो लोग का हाथ लगे हैं उनको भी अपना आनंद है और कार्यालय बनने के बाद इस काम में और भी तेजी आएगी, ऐसा मेरा कहना है। ऐसे से लेकर के ठेकेदार का भी इसमें अपना योगदान होता है, उसकी टीम का योगदान होता है, उसकी देखरेख करना उनका अपना योगदान है, साधन इकट्ठे करना। हमारी टीम इस कार्यालय के जो पैसा इकट्ठा किया लोगों से, उसका भी अपना योगदान है। तो इस नाते से जिन्होंने भी योगदान किया इस कार्यालय में, मैं उन सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको कि एक अच्छा प्रकल्प उन्होंने करके और ये खड़ा किया है। इधर आ जाइए सर, थोड़ा सा प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर क्या कुछ कहेंगे, कितनी मजबूती मिलेंगी इस कार्यालय से, पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितनी ऊर्जा आएगी सर? देखिए, पार्टी का कार्यालय होना और ना होना उतना ही अंतर है जितना एक व्यक्तिगत रूप से या किसी परिवार का अपना मकान होना या किसी किराए पर रहना। किराए पर रहने में काम तो चल जाता है, लेकिन व्यक्ति स्वाभिमानी नहीं बनता। स्वाभिमानी और उसको जो आनंद आता है अपने घर में रहने का, उसी प्रकार का पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज ये कार्यालय बनने के बाद मन में एक निश्चित रूप से उत्साह जागृत होगा कि अपना कार्यालय है, यहीं बैठ करके हम काम करेंगे, जगह जगह इधर उधर आने जाने की आवश्यकता। सर खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं, आज भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, पुलिस पर आरोप लगाए हैं, तो किस तरीके से आप देखिए, ये विषय आपको भी ध्यान में, हमको भी ध्यान में है, क्योंकि ये विषय हरियाणा से जुड़ा नहीं है। ये दिल्ली से या वहाँ जो केंद्रीय उनकी जो भी टीमें हैं खिलाड़ियों की, उनसे जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी FIR करने के लिए कह दिया है, FIR हो गई है, दिल्ली पुलिस उसकी जांच करेगी। फिर भी जो जिस प्रकार के प्रेशर बनते हैं, उस प्रेशर की बजाय बातचीत का अगर रास्ता हो तो बातचीत के रास्ते से चीज़ें हल होती हैं। ये जो आरोप लगाए गए हैं, इसमें कितनी सत्यता है नहीं है, ये निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जब चीज़ आई है उसी में से पता लगेगी और जो निर्णय होगा वो। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि आपको 8 साल के बाद गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि आपने कहा ये हमारी सहयोगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाए हैं कि आपको 8 साल बाद जनसंवाद कार्यक्रम याद आया है।
जन संवाद का कैसा फीडबैक है सर? सीएम साहब क्या जेजेपी से गठबंधन टूट जाएगा? एक मिनट रुको ना, मैं सबके प्रश्न ले रहा हूँ एक साथ। किस तरह की समस्याएं आ रही है सर जन संवाद कार्यक्रम के किस दौरान? तरह का फीडबैक है जनता से, क्योंकि आप जनता से सीधे तीन तरह के आपके अलग अलग प्रश्न हैं। पहली बात तो जन संवाद के नाते से आपको देखा ही है ना, आप लोगों ने मीडिया, बहुत से लोग आप में से भी वहाँ मुझे मिले हैं। जनता से हम पूछते हैं कि हमारी सरकार का कोई आपको अच्छा काम लगता है तो बताइए। हम बताने की बजाय जनता ही अपने आप में इतने सारे विषय वो उठाती है, पारदर्शिता का, भ्रष्टाचार से मुक्ति का, उनको जो यानी सेवाएं मिलती हैं, योजनाएं मिलती हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात है, उनको जो इलाज होते हैं, जिस प्रकार से हमने गांव में लाडोरा ख़त्म किया उसकी रजिस्ट्री होने का, तो जितने लाभ उनको आज समय गिनाए जा रहे हैं वो सब बताते हैं। बल्कि 8-10 साल पहले क्या होता था ऐसा स्पष्ट रूप से लोग बताते हैं। इसलिए मेरे बजाय जनता का जो एक उत्साहवर्धन जिस प्रकार का हुआ है इन सारी चीज़ों को लेकर के, स्वाभाविक रूप से उसको हमें भी उसकी प्रसन्नता है कि हमने जो काम 3 सालों में किया उसका कहीं ना कहीं लोगों पर प्रभाव है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर्याप्त है। हाँ, ये बात भी ठीक है कि कुछ छोटी छोटी समस्याएं, प्रॉब्लम्स जो लगातार एक नॉर्मल एक ऐसा विषय लगातार चलती हैं। मानो कहीं तालाब भर गया है, पानी का गंदा है, तो वो हर साल होता है, हर साल बरसात से पहले उसको खाली कराते हैं। इस बार भी उन्होंने पंचायतों को फिर चार्ज करके उसको खाली कराने की बात कह दी है। कुछ नए जो तालाब बनने लगे हैं तो उसके ऊपर जैसे यहाँ ये जो अपना पाडा में कल परसों ही एक टीम आपके पत्रकारों की गई थी। बाहर से जो पत्रकार आए हुए थे, रायपुर से, दिल्ली से, जयपुर से, गुजरात से जो पत्र आए वहाँ देख के आए हैं। लेकिन आपके इस प्रकार के तालाबों की कल्पना कभी किसी ने की नहीं है। अब ऐसे जो 100-125 जो तालाब हैं सबसे पहले जो बन रहे हैं उनको देखा देखी दूसरे गाँव की भी डिमांड आ गई, वैसा तालाब हमारा भी बनाओ। कुछ गाँव में लाइट लगी है तो वैसे ही डिमांड आ गई कि हमारे गाँव में भी स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, CCTV कैमरा लगने चाहिए। तो आज गांव का नागरिक जागरूक हुआ है, उसकी जागरूकता के कारण से उसकी डिमांड्स बढ़ी हैं। हमने वादा किया उनको कि सारी डिमांड्स क्रम से धीरे धीरे पहले बड़े गांव में फिर छोटे गांव में सब कराएंगे। पैसे की किसी प्रकार की कोई भी कमी किसी गांव के विकास में नहीं आने देंगे। विकास के नाते से पारदर्शिता ये पहली कंडीशन है। जैसे टेंडरिंग का विरोध कुछ लोगों ने किया था, अब गांव के लोग खड़े होकर के समर्थन करते हैं इस बात का कि नहीं, आपका बहुत अच्छा ये स्टेप है। आपको टेंडरिंग से करने से हमारे जो टेंडर छूट रहे हैं, यानी जो एस्टिमेट्स होते हैं उससे 30% कम में और टेंडर जा रहे हैं। सब गाँव में सरपंचों को भी उनको ध्यान में आया है कि हम उसमें से मुक्त हो गए। यानी सरपंच जिनको लगता था जो पहले ये बस्ते गुम कर देना, बस्ते ना देना जो उनकी जिम्मेदारी होती थी, उससे मुक्त हो गए हैं। क्योंकि टेंडरिंग से सारी चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है और कोई सरपंच आज सरपंच है कल मानो नहीं भी रहेगा, उसको कोई बस्ता जमा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज 1100 सरपंच ऐसे हैं जो अपने पिछले साल का, पिछले टर्म का बस्ता दे नहीं रहे हैं। कोई गड़बड़ है तभी नहीं दे रहे ना। तो इसलिए गाँव में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ओवरवेलमिंग। आपने जो कहा कि गठबंधन, देखिए हमारा जो गठबंधन है वो सरकार का गठबंधन है। हमारा पार्टियों का गठबंधन ना कभी पहले हुआ है ना अभी कोई है। हाँ, आगे चल करके जैसे चुनाव आएंगे ये सब चुनावी रणनीति के विषय होते हैं, तो रणनीति के विषय चुनाव के निकट होते हैं, जैसा होगा आपको बताएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि आपको 8 साल के बाद जनसंवाद कार्यक्रम याद आया। देखिए, मुझे उनको कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जो जनसंवाद मैं कर रहा हूँ वो भी कर रहे हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था होती है, लोकतंत्र में जनता के बीच जाने का सबका काम होता है। बल्कि अभी भी मैं तो कहता हूँ जो जनता में नहीं जा रहे उनको भी जाना चाहिए। वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते से जाते हैं, हम भी अपना पॉलिटिकल जो हमारा फ्यूचर है उसके नाते से, फिर हमने सरकार के नाते क्या किया है और वो हम जनता को सुनना भी चाहते हैं, याद भी कराना चाहते हैं। और उन्होंने 10 साल पहले सरकार ने क्या किया था ये भी जनता को आखिर बताना पड़ेगा। तो जनता को तो अपना मत बनाने के लिए ये सारी बातें सुननी होती हैं और जनता जो सुनती है उसमें रोल चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, बराबर का रोल होता है जनता में जाना। उनको पीड़ा क्यों हो रही है कि उनकी ज़मीन खिसकी हुई है, और जब ज़मीन खिसकी हुई है तो हमने अगर एक कदम रखा है गांव में, आज याद आ गया है। क्योंकि आज घबराहट पैदा हो गई है कि अब जो है सरकार की सारी बातें वर्तमान की भी लोगों को पता लग रही हैं, 10 साल पहले की भी पता लग रही हैं। जनता अपने आप लोकतंत्र में जब चुनाव आता है उस समय निर्णय करते हैं, उस निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। SYL के पानी की भ्रष्टाचार के मामले में